हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 5 के पार्ट 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन और सैंपल इन दोनों के बारे में और जाना था कि पॉपुलेशन और सैंपल है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जो होने वाले हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग के बारे में और जानते हैं कि जो सैम्पलिंग है वो क्या होती है। तो सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन इन ए रिसर्च स्टडी। तो फ्रेंड्स, सैम्पलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है और जो लोगों को सेलेक्ट करता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, हर बार पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जो रिसर्चर होता है वो सैंपल को चूज करता है और पॉपुलेशन में सैंपल को चूज करने की प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग की डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सैम्पलिंग क्राइटेरिया के बारे में और जानते हैं कि जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है वो क्या होता है। सैम्पलिंग क्राइटेरिया आर द कंडीशंस विच आर यूज्ड टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स फॉर द स्टडी। तो फ्रेंड्स, सैम्पलिंग क्राइटेरिया उन कंडीशन या रूल्स को बोलते हैं जिनके बेसिस पर जो रिसर्चर होता है वो डिसाइड करता है कि स्टडी में किन पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करना है और किन पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। सैम्पलिंग क्राइटेरिया की हेल्प से जो रिसर्चर होता है वो सही पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन कर पाता है जिससे रिसर्च के रिजल्ट से वो ज़्यादा एक्यूरेट बनते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू। तो फ्रेंड, जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया होता है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आता है वह इंक्लूजन क्राइटेरिया और सेकंड पार्ट आता है वह एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक टाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया के बारे में और जानते हैं कि जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है वो क्या होता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सब्जेक्ट्स मस्ट पोजेस टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स या कंडीशंस को कहा जाता है जो किसी पार्टिसिपेंट में होना जरूरी होता है ताकि उसे रिसर्च स्टडी में शामिल किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति है वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है वो क्या होता है, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है वो है एज बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में सिर्फ उन लोगों को रिसर्च स्टडी में इंक्लूड किया जाएगा जिनकी एज 20 से 40 ईयर के बीच में है। यानी 20 से 40 एज ग्रुप के बाहर के जो लोग हैं वो स्टडी का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी इसके अंदर एक फिक्स क्राइटेरिया दे दिया कि 20 से 40 साल की जिनकी एज है वो ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है वो है स्टाफ नर्सेज विद मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस एग्जाम्पल में जो रिसर्चर है वो सिर्फ उन स्टाफ नर्सेज को सेलेक्ट करेगा जिनके पास कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। यानी 1 साल से कम एक्सपीरियंस वाले जो भी नर्सेज है वो रिसर्च के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल आता है वो है पेशेंट एडमिटेड इन मेडिकल वार्ड। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में सिर्फ मेडिकल वार्ड में एडमिटेड जो भी पेशेंट्स है वही स्टडी के अंदर शामिल या इंक्लूड हो सकते हैं। दूसरे वार्ड के पेशेंट्स है वो स्टडी का हिस्सा नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला टाइप इंक्लूजन क्राइटेरिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप जो है हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और जानते हैं कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो क्या होता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्रिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द स्टडी। तो फ्रेंड्स, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया उन कैरेक्टरिस्टिक्स या कंडीशंस को बोलते हैं जो किसी पार्टिसिपेंट को रिसर्च स्टडी में शामिल होने से रोक देती है। यानी अगर किसी व्यक्ति में ये कंडीशंस मौजूद है तो उसे स्टडी के अंदर इंक्लूड है वो नहीं किया जाएगा। तो हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को उसके एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो क्या होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है वो है सीरियसली इल पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है उन्हें स्टडी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सीरियस कंडीशन में पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ कंडीशन है वो रिसर्च को प्रभावित कर सकती है या फिर इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के बारे में जो है स्टूडेंट नर्सेज। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है वो स्टाफ नर्सेज पर कर रहा है। तो जो स्टूडेंट नर्सेज है वो रिसर्च के अंदर शामिल नहीं हो सकते हैं। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का थर्ड एग्जाम्पल है वो है पेशेंट्स अनविलिंग टू पार्टिसिपेट।
इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो भी पेशेंट्स है वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें रिसर्च में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स इंक्लूजन क्राइटेरिया है वो ऐसी कंडीशंस होती है जो पार्टिसिपेंट्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी उन्हें रिसर्च स्टडी में शामिल किया जाता है। जबकि जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है वो ऐसी कंडीशंस होती है जिनके होने पर जो पार्टिसिपेंट्स है वो रिसर्च स्टडी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फैक्टर के बारे में, जो है हमारा रिसर्च डिजाइन। टाइप ऑफ रिसर्च डिटरमाइन सैम्पलिंग मेथड। एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल स्टडी नीड्स मोर कंट्रोल सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो रिसर्च का टाइप होता है वो सैम्पलिंग मेथड को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ज़्यादा कंट्रोल और केयरफुली सिलेक्टेड सैंपल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिसर्च डिजाइन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर के बारे में, जो है पर्पज ऑफ स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च अफेक्ट सैंपल सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स या पर्पज होते हैं वो भी सैंपल सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा थर्ड फैक्टर आता है वो है पॉपुलेशन साइज। लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर लार्जर सैंपल। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन पर हम रिसर्च करेंगे तो उसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें जो सैंपल है वो भी बड़ा लेना पड़ेगा, ताकि वो पूरी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर पाए। पॉपुलेशन साइज के बाद में फोर्थ फैक्टर आता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। इजी अवेलेबिलिटी हेल्प इन सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हैं तो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो भी आसान हो जाती है। यानी जिस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो चीज़ें ही अवेलेबल नहीं होगी तो हम रिसर्च है वो नहीं कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बाद में हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है टाइम अवेलेबल। लिमिटेड टाइम में भी रिक्वायर स्मॉलर सैंपल। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर रिसर्चर के पास में रिसर्च करने का टाइम है वो प्रॉपर है तो वो लार्ज सैंपल है उसको भी कलेक्ट कर सकता है। पर अगर उसके पास लिमिटेड टाइम है तो उसे स्मॉलर सैंपल है वो ही कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम में वो लार्ज पॉपुलेशन है उस पर स्टडी नहीं कर पाएगा। टाइम अवेलेबल के बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। बजट अफेक्ट द सैंपल साइज एंड टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि रिसर्च का बजट और अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सैंपल साइज और जो सैम्पलिंग टेक्निक है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि अगर बजट ही कम होगा तो सैंपल है वो भी कम होंगे, और अगर बजट ज़्यादा होगा तो सैंपल है वो भी ज़्यादा होंगे। यानी ज़्यादा लोगों पर हम रिसर्च कर पाएंगे अगर हमारे पास में बजट अच्छा है तो, और अगर कम बजट है तो हम कम लोगों पर ही रिसर्च कर पाएंगे। कॉस्ट एंड रिसोर्सेज के बाद में नेक्स्ट फैक्टर आता है वो हमारा सैम्पलिंग टेक्निक। डिफरेंट टेक्निक प्रोड्यूस डिफरेंट सैंपल्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो अलग अलग प्रकार के सैंपल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है। इसलिए सैंपल को एनालिसिस करने के लिए टेक्निक्स का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैम्पलिंग टेक्निक के बाद में एट्थ फैक्टर आता है वह एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। हायर एक्यूरेसी रिक्वायर बेटर सैम्पलिंग मेथड। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अगर हमें रिसर्च की एक्यूरेसी है वो अच्छी करनी है तो हमें सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनका भी अच्छे से यूज करना पड़ेगा। एक्यूरेसी रिक्वायर्ड के बाद में नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है वो है रिसर्चर्स स्किल्स। एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर अफेक्ट सैम्पलिंग क्वालिटी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो रिसर्चर होता है उसका नॉलेज, एक्सपीरियंसेज और उसकी स्किल्स है वो भी सैम्पलिंग की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। मान लो कि रिसर्चर है वो एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसको सैम्पलिंग कलेक्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और वो इफेक्टिव तरीके से सैम्पलिंग है वो कर सकता है। जबकि अगर कोई रिसर्चर है वो नया नया रिसर्च कर रहा है तो उसको सैम्पलिंग कलेक्ट करने में प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे फैक्टर्स जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक्स है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो फ्रेंड जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो मोस्टली दो टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट टाइप है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और सेकंड टाइप है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के चार टाइप्स है, जिसमें आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग।
अब बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है वो है कन्वेयंस सैम्पलिंग, सेकंड है परपजीव सैम्पलिंग, थर्ड है कोटा सैम्पलिंग और फोर्थ है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों टाइप्स के बारे में या इन दोनों क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या होती है। ए सैम्पलिंग टेक्निक इन विच एवरी सब्जेक्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो फ्रेंड्स जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन के हर सब्जेक्ट या मेंबर को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। यानी इस मेथड में सिलेक्शन है वो रैंडम तरीके से किया जाता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को प्रेफरेंस है वो नहीं दी जाती है। इसी वजह से रिसर्च के रिजल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल माने जाते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है रैंडम सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट्स का सिलेक्शन है वो रैंडमली किया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वह है लेस बाइस। तो फ्रेंड्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो लेस बायस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। इसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है हमारा बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है, जिससे रिसर्च फाइंडिंग्स है वो एक्यूरेट होती है। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है यूज्ड मेनली इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो फ्रेंड्स जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसका यूज अधिकतर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर किया जाता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ज़्यादा एक्यूरेट डाटा कलेक्शन है उसकी नीड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वह है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस ईच सब्जेक्ट हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की सबसे बेसिक टेक्निक होती है। इस मेथड में पॉपुलेशन के हर सब्जेक्ट को सेलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। इसके अंदर जो सिलेक्शन होता है वो पूरी तरीके से रैंडमली होता है, इसलिए रिसर्चर किसी भी पार्टिसिपेंट को अपनी मर्जी से चूज है वो नहीं कर पाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और उसके मेथड्स के बारे में, यानी हम जो लोग होते हैं उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए। इसमें फर्स्ट मेथड आता है वो है लॉटरी मेथड। तो फ्रेंड्स लॉटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके नाम है वो हम अलग अलग स्लिप पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50 पार्टिसिपेंट्स हैं तो हम 50 पार्टिसिपेंट्स के नाम की 50 स्लिपें बना लेते हैं। मान लो हमें रिसर्च के लिए ओनली 10 पर्सन्स हैं, उनकी ही नीड है, तो उनकी चिट को हम बाद में उछाल लेते हैं और उसके अंदर से 10 चिट है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, जिनका भी नाम आता है उसके अंदर तो उसे ही हम सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए। लॉटरी मेथड के बाद में सेकंड मेथड आता है वो है रैंडम नंबर टेबल। तो फ्रेंड्स इस मेथड में हम रैंडम नंबर्स के टेबल का यूज करके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। मेथड्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसके कुछ एडवांटेजेस यानी फ़ायदों के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज है वो है लेस बायस। तो फ्रेंड्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर पर्सन को इक्वल चांस मिलता है रिसर्च के अंदर सेलेक्ट होने का, इसलिए जो रिसर्चर है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, इसलिए ये लेस बायस होता है। सेकंड एडवांटेज है वह सिंपल मेथड। तो फ्रेंड्स जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है वो समझने में और यूज करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम इसे सिंपल मेथड भी बोलते हैं। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज है वह एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। इस टेक्निक में क्या होता है, जो भी हम सैंपल को चूज़ करते हैं वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस यानी नुकसानों के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये मेथड होता है ये बड़ी पॉपुलेशन या लार्ज पॉपुलेशन में पार्टिसिपेंट्स को रैंडम सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लॉटरी मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे तो। सेकंड डिसएडवांटेज आता है वह डिफ़िकल्ट विद लार्ज पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी हो तो इस मेथड को अप्लाई करना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है वो क्या होता है। सेलेक्टेड 50 नर्सेज रैंडमली फ्रॉम हॉस्पिटल स्टाफ लिस्ट।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि कोई भी हॉस्पिटल है उसके अंदर जो स्टाफ है उनकी एक लिस्ट बनी हुई है, पर उसके अंदर हम जो 50 नर्सेज हैं उनको ही रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, उसका एग्जाम्पल है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सेकंड टाइप के बारे में, जो है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। एवरी एनटीएच स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो फ्रेंड जो हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है उसमें पॉपुलेशन की लिस्ट में से हर एनटीएच सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी एक फिक्स इंटरवल डिसाइड किया जाता है और उस इंटरवल के हिसाब से जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको चूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है वो क्या होती है। सिलेक्टिंग एवरी फिफ्थ पेशेंट। मान लो फ्रेंड्स 100 पेशेंट्स हैं, तो 100 पेशेंट्स की हमने 10-10 के हिसाब से 10 लाइनें बना दी और हर लाइन में से हमने 5वां पेशेंट है वो ही चूज़ किया है, तो उसे हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज है वह है ईजी टू यूज़। तो फ्रेंड जो हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है इसको हम बहुत ही सिंपल और ईजी वे के अंदर यूज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है वह सेव टाइम। तो फ्रेंड जो हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को जल्दी से सेलेक्ट कर लिया जाता है, इसलिए इसके अंदर टाइम की बचत होती है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है वह है रिस्क ऑफ सिलेक्शन बायस। तो फ्रेंड जो हमारे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक होती है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो किसी भी पेशेंट है उसको चूज कर सकता है अपने हिसाब से। मान लो 100 पेशेंट्स है और 10-10 की 10 लाइनें बनाई हुई है, तो जो रिसर्चर होता है वो किसी भी नंबर के आदमी को चूज कर सकता है। जैसे मान लो वो फर्स्ट को भी कर सकता है, सेकंड को भी कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सैंपल होता है वो रिसर्चर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज आती है वह नॉट सुटेबल फॉर इरेगुलर पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जब पॉपुलेशन है वो इरेगुलर हो या फिर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो, तब जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मेथड है वो इफेक्टिव नहीं होता है। ये ओनली तभी इफेक्टिव होता है जब जो पॉपुलेशन है वो ऑर्डर के अंदर सेट हो। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड टाइप के बारे में, जो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इन दिस पॉपुलेशन डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स एंड सैंपल सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। तो फ्रेंड जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसमें सबसे पहले पॉपुलेशन को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद में हर ग्रुप में से जो सैंपल है वो सेलेक्ट किया जाता है, इससे पॉपुलेशन के सभी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। मेल नर्सेज एंड फीमेल नर्सेज सेलेक्टेड सेपरेटली, यानी अगर रिसर्चर मेल नर्सेज और फीमेल नर्सेज पर स्टडी कर रहा है तो पहले दोनों ग्रुप्स को अलग अलग करेगा और उसके बाद में उनसे सैंपल सेलेक्ट करेगा। यानी जो मेल और फीमेल है उनके अलग अलग ग्रुप्स बना देगा और फिर उनमें से जितने भी मेल उसको चाहिए वो सेलेक्ट करेगा और जितनी फीमेल्स चाहिए वो सेलेक्ट करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह है बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स इस मेथड के अंदर बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है क्योंकि पॉपुलेशन के हर ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज है वह मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स इस मेथड या इस टेक्निक के थ्रू जो रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है वह कॉम्प्लेक्स मेथड। तो फ्रेंड जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सेकंड डिसएडवांटेज आते हैं वह टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, हम अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, तो ग्रुप्स बनाने और सैंपल सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है। तो फ्रेंड्स स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बाद में हमारा फोर्थ टाइप आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन डिवाइडेड इंटू क्लस्टर्स एंड सम क्लस्टर सेलेक्टेड रैंडमली। तो फ्रेंड जो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसमें पॉपुलेशन को कई क्लस्टर या ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और उन्हीं क्लस्टर पर रिसर्च की जाती है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग वो क्या होती है। सिलेक्टिंग सर्टेन हॉस्पिटल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल नर्सेज। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल का ये मतलब है कि जो रिसर्चर होता है वो अपनी रिसर्च स्टडी के लिए एक दो नर्सेज को चूज़ करने की जगह कुछ हॉस्पिटल्स हैं उनको ही रैंडमली सेलेक्ट कर लेता है। तो ये भी एक क्लस्टर सैम्पलिंग है, उसका एग्जाम्पल है। यानी इसके अंदर एक दो लोगों को सैंपल के लिए कलेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि क्लस्टर या ग्रुप्स के अंदर ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा।
अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसके कौन कौन से एडवांटेजेज होते हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज है वो है इकोनॉमिकल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड या टेक्निक होती है ये बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, यानी कम खर्चे पर ही हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज आता है वह यूजफुल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, यानी जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में हम क्लस्टर सैम्पलिंग है उसका यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह लेस एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग है वो कम एक्यूरेट होती है। सेकेंड डिसएडवांटेज है वह सैम्पलिंग एरर पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि जो भी क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम सैंपल लेते हैं उसमें एरर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उनके 4 टाइप्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन जो है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या होती है। ए सैम्पलिंग टेक्निक इन विच सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड विदाउट रैंडमाइजेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन रैंडम तरीके से नहीं किया जाता है। यानी इस मेथड में जो रिसर्चर होता है वो अपनी जजमेंट या स्टडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और जानते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो क्या होती है, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है नॉन रैंडम सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सिलेक्शन रैंडमली नहीं होता है, बल्कि जो रिसर्चर है वो खुद ही अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वह ईजी एंड इकोनॉमिकल। तो फ्रेंड्स, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ये यूज करने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है और इसमें कम टाइम, कम कॉस्ट और कम रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी होता है। इसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है मोर बायस पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है इसके अंदर रैंडमाइजेशन है वो नहीं होता है, इसलिए जो रिसर्चर होता है वो अपनी मर्जी से जो लोग होते हैं उनको इंक्लूड कर सकता है, जिससे जो रिजल्ट्स है वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं रिसर्च के। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है मोस्टली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसका मोस्टली यूज हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस टाइप सब्जेक्ट सिलेक्टेड बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है इसमें रिसर्चर उन सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करता है जो उसके लिए आसानी से अवेलेबल होते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सेलेक्टिंग अवेलेबल पेशेंट्स इन वार्ड, यानी अगर रिसर्चर वार्ड में अवेलेबल पेशेंट्स में से ही स्टडी के लिए पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट कर लेता है तो इसे ही हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है उसके एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह है सिंपल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है ये मेथड समझने और यूज करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है या सिंपल होता है। सेकेंड एडवांटेज है वह है लेस कॉस्टली, यानी जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है इसके अंदर ज़्यादा कॉस्ट है वो नहीं आती है, यानी ज़्यादा रुपए खर्च नहीं होते हैं। थर्ड एडवांटेज है वह है क्विक मेथड। तो इसका मतलब है कि जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है वो आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इसके अंदर जल्दी से जल्दी डाटा है वो कलेक्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे क्विक मेथड भी बोलते हैं। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वो है हाई बायस। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो अपनी मर्जी से ही जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए बायस की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। सेकंड डिसएडवांटेज है वो है पुअर रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है उससे हम जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो जो सैंपल होता है वो पूरी पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट वो नहीं कर पाता है, जिससे जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं उनकी एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड टाइप जो हमारा पर्पजिव सैम्पलिंग। इन दिस टाइप सब्जेक्ट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स जजमेंट।
तो फ्रेंड्स, जो हमारा पर्पजीव सैम्पलिंग होता है, इसमें पार्टिसिपेंट्स का जो सिलेक्शन होता है वो रिसर्चर के जजमेंट और रिसर्च पर्पज के अकॉर्डिंग किया जाता है। यानी रिसर्चर उन्हीं सब्जेक्ट्स या लोगों को चूज करता है जो स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा रिलीवेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पर्पजीव सैम्पलिंग के एग्जाम्पल के बारे में। सिलेक्टिंग कैंसर पेशेंट्स फॉर कैंसर स्टडी। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि अगर कैंसर पर स्टडी की जा रही है तो जो रिसर्चर होता है वो स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को ही सिलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा पर्पजीव सैम्पलिंग है उसके एडवांटेजेस या फ़ायदों के बारे में। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है यूजफुल फॉर स्पेसिफिक स्टडीज़। तो फ्रेंड, जो हमारा पर्पजीव सैम्पलिंग होता है ये उन स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ किसी स्पेसिफिक ग्रुप की ज़रूरत होती है। सेकेंड एडवांटेज आता है वो है फोकस्ड सिलेक्शन। तो फ्रेंड, जो हमारा पर्पजीव सैम्पलिंग होता है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो डायरेक्टली जो भी रिलेवेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं पर्पजीव सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह है सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड का मतलब है कि जो हमारा पर्पजीव सैम्पलिंग होता है इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन होता है वो रिसर्चर के जजमेंट पर डिपेंड करता है। यानी जो रिसर्चर होता है वो अपनी मर्जी से ले भी सकता है और पार्टिसिपेंट को नहीं भी ले सकता है। सेकंड डिसएडवांटेज आता है वो है रिसर्चर बायस पॉसिबल। इसका मतलब है कि जो रिसर्चर होता है उसके पर्सनल बायस यानी उसके जो इंटरेस्ट होते हैं उसका असर है वो सैम्पल सिलेक्शन है उस पर पड़ सकता है। पर्पजीव सैम्पलिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड सैम्पलिंग टाइप के बारे में, जो है हमारा कोटा सैम्पलिंग। इन दिस टाइप फिक्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। तो फ्रेंड, जो हमारा कोटा सैम्पलिंग होता है इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो पहले अलग अलग ग्रुप्स के लिए एक फिक्स नंबर या कोटा है वो डिसाइड करता है और फिर उस कोटा को पूरा करने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 20 मेल एंड 20 फीमेल नर्सेज सेलेक्टेड। यानी अगर रिसर्चर 20 मेल नर्सेज और 20 फीमेल नर्सेज को सेलेक्ट करता है तो इसे हम कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। कोटा सैम्पलिंग के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फोर्थ टाइप के बारे में, जो है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन दिस टाइप एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई अदर पार्टिसिपेंट्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड या टेक्निक होती है इसमें पहले से ही कुछ पार्टिसिपेंट्स है वो सिलेक्टेड होते हैं, पर जो पार्टिसिपेंट्स सिलेक्टेड होते हैं वो रिसर्चर को नए पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। यानी एक पार्टिसिपेंट है वो दूसरे पार्टिसिपेंट का रेफरेंस देता है और इस तरह से जो सैंपल है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो क्या होती है। ड्रग एडिक्ट्स रेफरिंग अदर ड्रग एडिक्ट्स। तो फ्रेंड्स, जो ये एग्जाम्पल ये हमें बताता है कि इसके अंदर जो एक ड्रग एडिक्ट पर्सन होता है वो रिसर्चर को दूसरे ड्रग एडिक्ट जो पर्सन होता है उसके बारे में बताता है। ऐसा करते करते वो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बता देता है, जिसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है यूजफुल फॉर हिडन पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है ये मेथड उन ग्रुप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वह इजी सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है इसके थ्रू एक ही पार्टिसिपेंट है वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स का पता है वो रिसर्चर को बता देता है, इसलिए इस मेथड के अंदर जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ढूंढना आसान हो जाता है। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह है सैम्पलिंग बायस। इसका मतलब है कि जो हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को रेफ़र करते हैं, इसलिए इसके अंदर बायस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड डिसएडवांटेज है वह लिमिटेड जनरलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो भी स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड के रिजल्ट्स निकलते हैं उसको पूरी पॉपुलेशन पर हम अप्लाई है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ओनली हिडन जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए ही होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा पार्ट 2 था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम यूनिट 5 के पार्ट 3 में।